सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग अपठित अवबोधनम जो मैट्रिक की परीक्षा में 13 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का? 13 अंकों का गद्यांश पूछा जाता है। आज हम लोग गद्यांश को कैसे सरल करेंगे, बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। अब देखिए, अपठित अवबोधनम इसका क्या अर्थ होता है? अपठित मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है। अपठित मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ है। अवबोधनम उसका बोध निरीक्षण करना। हम लोगों के पास गद्यांश आ जाता है, उस गद्यांश के बारे में हम लोगों को पूर्व की जानकारी नहीं होती है, तो उससे हम लोगों को प्रश्न बनाना पड़ता है। उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सरल करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है क्या करना है कि पहले अपठित गद्यांश को 2-3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ लें। जैसे ही आपको गद्यांश मिलेगा परीक्षा में, तो उस गद्यांश को आप 2-3 बार बहुत ही गहराई से पढ़िए। क्या है? अपठित गद्यांश को 2-3 बार एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ें। फिर क्या करना है, यदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। अगर एक बार में आपको समझ में ना आए, फिर आप दोबारा पढ़ें, ध्यान पूर्वक दोबारा पढ़ें। साथ ही साथ शब्द का भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। जो शब्द है वह क्या कहता है, उसके भावों को ग्रहण करने का प्रयास करें। आखिर शब्द क्या कह रहा है या वाक्य क्या कह रहा है, इसके भावों को ग्रहण करने का प्रयास करें। आगे है, अपठित गद्यांश में प्रयुक्त अव्यय और विभक्तियों को विशेष ध्यान से पढ़ें। बहुतों को पता नहीं है कि कौन सी विभक्ति है, से कौन सा अव्यय है, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से विशेष पूर्वक उस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि इनका अर्थ पता ना होने से उत्तर प्रायः गलत हो जाता है। जो अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द का क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ नहीं पता रहेगा, और कौन सी विभक्ति है, उसका क्या अर्थ है, ये पता नहीं रहने पर छात्रों का उत्तर प्रायः गलत हो जाता है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। सबसे पहले क्या करना है, पहले गद्यांश को 2-3 बार गहराई पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो है पढ़ना चाहिए। फिर है, यदि शब्दों का जो अर्थ स्पष्ट ना हो तो उसे फिर पढ़ें, बार बार पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, और वह शब्द क्या कहता है उसको, उसका जो भाव है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और गद्यांश में जो विभक्ति हो, अव्यय हो का प्रयोग किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है उसको समझने का प्रयास करें, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। यदि आप अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। और आप लोगों को गद्यांश में शीर्षक लिखने को भी मिला जाता है। क्या है कि गद्यांश में एक शीर्षक से संबंध प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके लिए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ें। अब शीर्षक को निकालने के लिए गद्यांश को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के हमें शीर्षक का पता चलता है। या तो शीर्षक देखिए, जो शीर्षक जो होता है अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में होता है, नहीं तो अंतिम। यहाँ लिखा है, प्रायः अनुच्छेद के आरंभ अथवा अंत में ध्यान देने पर शीर्षक मिल जाता है। आप अगर गहराई से देखिएगा तो प्रायः जो है शीर्षक अनुच्छेद के प्रारंभ में या अंत में मिल जाता है। यदि किसी गद्यांश में शीर्षक नहीं मिलने पर भाव के अनुसार शीर्षक रचना करनी पड़ती है। यदि ऊपर में नहीं मिला, नीचे में नहीं मिला, तो उसके भाव के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, शीर्षक की रचना कर देते हैं। तो शीर्षक में क्या होता है कि प्रत्येक छात्रों का अलग अलग शीर्षक होता है। सब जो लिखते हैं किसी का अलग, किसी का अलग, लेकिन शीर्षक वही ठीक होता है जो अपने भावों के अनुसार
क्या कहता है अनुच्छेद, उसके भावों के अनुसार शीर्षक की रचना कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः देख लेते हैं, तब हम लोग जो है गद्यांश भी हल करेंगे। हम लोग गद्यांश को हल करना सीखेंगे। अब देखिए क्या है, पहले अपठित गद्यांश को 2-3 बार एकदम सावधानी पूर्वक गहराई से पढ़ें। यदि किसी भी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, फिर जा कर के क्या करना है, उसमें जो अव्यय विभक्ति सब है उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। साथ ही साथ प्रश्न में जो है शीर्षक के बारे में भी पूछा जाता है, तो शीर्षक का भी चयन करें। यदि शीर्षक गद्यांश में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने भावों के अनुसार अनुच्छेद क्या कहता है उसके भावों के अनुसार हम लोग शीर्षक की रचना कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक गद्यांश को हल करेंगे, तो चलते हैं हम लोग गद्यांश की ओर। चलते हैं हम लोग आज गद्यांश को हल करेंगे, जो आप लोगों को परीक्षा में 13 अंक का पूछा जाएगा। तो गद्यांश को कैसे हल करते हैं, चलते हैं हम लोग। कहता है अधोलिखित नीचे लिखे गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को बारीकी से सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तब प्रश्न क्या कहता है इसके अनुसार उत्तर का चयन करके हमें लिखना है। कहता है कवि कुल गुरु कालिदासः। ये कालिदास का विशेषण है। क्या है कालिदास का विशेषण? कवि कुल गुरु कालिदासः संस्कृत साहित्याकाशे, संस्कृत साहित्य के आकाश में, गगन में, शशि इव प्रकाशते, चंद्रमा के समान। किसके समान? चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। कौन? कवि कुल गुरु कालिदासः संस्कृत साहित्य आकाशे शशि इव प्रकाशते। कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत साहित्य के आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। महाकवि अयम। अब देखिए अयम, ये जो शब्द आया है यह सर्वनामिक शब्द है, कालिदास के लिए आया है। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य भूपते राजसभायाम नवरत्नेषु प्रमुख आसीत्। महाकवि कालिदास जो थे राजा विक्रमादित्य के, विक्रमादित्य राजा के, राजा विक्रमादित्य के राजसभा में नवरत्नों में प्रमुख थे। 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से प्रमुख थे। कौन? महाकवि कालिदास। क्या कहता है? महाकवि अयम। ये जो अयम जो है सार्वनामिक शब्द है, यह महाकवि कालिदास के लिए आया कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य भूपते, विक्रमादित्य राजा के राजसभायाम, राजसभा में नवरत्नेषु, नवरत्नों में प्रमुख आसीत्, नवरत्नों में प्रमुख थे। अब है कालिदासस्य, कालिदास के काव्येषु, काव्यों में, कालिदास के काव्यों में भाषायाः रमणीयता, कालिदास के काव्यों में भाषा की रमणीयता, सुंदरता, मानवीय प्रकृति, मानवीय प्रकृति का स्वाभाविकम विश्लेषणम प्राकृतिक दृश्याणाम च सजीव चित्रणम विद्यते। कहता है कालिदास के काव्यों में भाषा की रमणीयता, मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक विश्लेषण, काल्पनिक ही नहीं, उनके जो काव्यों की जो रमणीयता है, भाषा की रमणीयता और जो है मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक विश्लेषण मिलता है। विश्लेषण प्राकृतिक दृश्यानाम, और प्राकृतिक दृश्यों का सजीव चित्रण
है। उनका जो काव्य है इस तरह से रचा गया है, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि एकदम जो है स्वाभाविक रूप से विश्लेषण किया गया है। किस रूप से? स्वाभाविक रूप से। और लग रहा है एकदम सजीव, निर्जीव ही नहीं, सजीव। उन्होंने मेघदूत में, देखिए मेघदूत में उन्होंने मेघ को दूत बना दिया था। एक मेघ निर्जीव वस्तु को दूत बना दिया था। खैर छोड़िए उधर, अब देखते हैं हम लोग यहाँ गद्यांश को। तो कहता है काव्यों में, किसके काव्यों में? कालिदास के काव्यों में भाषा की रमणीयता, मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक विश्लेषण, प्राकृत दृश्यानाम च सजीव चित्रणम विद्यते। तो प्राकृत दृश्य का जो है सजीव चित्रण है। किसके काव्यों में? कालिदास के काव्यों में। अब है अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। आप लोगों को ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। एक बार देखिए, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य आकाश में शशि के समान प्रकाशित होते। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य राजा के राजसभा में नवरत्नों में प्रमुख थे। कालिदास के काव्यों में भाषा की रमणीयता, मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक विश्लेषण, प्राकृत दृश्यों का और प्राकृत दृश्यों का सजीव चित्रण है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी विश्व प्रसिद्ध नाटक है। अब देखिए, अब प्रश्न कहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देने के लिए। तो बहुत से छात्र क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। एक पद कहता है पूर्ण वाक्य आता है, यहां से गद्यांश उठा करके यहां तक लिख देता है। क्या कहता है पता नहीं। का शशि व प्रकाश थे, यहां देख लेगा शशि व प्रकाश थे, यहां से लेकर के यहां तक लिख देगा या यहां से यहां तक लिख देगा। ऐसा नहीं करना है। कहता एक पद में उत्तर देने के लिए मात्र एक शब्द में देना है कि कौन शशि के समान प्रकाशित होते हैं, कौन चंद्रमा का समान प्रकाशित होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य आकाश में शशि के समान प्रकाशित होते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं। तो कौन प्रकाशित होते हैं? कवि कुलगुरु कालिदास है। या तो आप कालिदास लिख सकते हैं या तो दोनों। काहे कि ये जो है कालिदास का ही विशेषण है, कवि कुलगुरु कालिदास है। तो यहां लिख सकते हैं, केवल लिखेंगे कवि कुलगुरु कालिदास है, बस इतना है। या तो कालिदासा लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या है? हम लोग पढ़े थे नीचे कि अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, बस एक पद में हो गया। अगर एक पद में पूछा जा रहा है तो एक पद में लिखना है और सम्यक रूप से लिखना है। स्पष्ट हो गया होगा। अब क्या कहता है यहां? पूर्ण वाक्य में उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब क्या कहता है प्रश्न? कालिदासस्य काव्येषु किं विद्यते। कालिदास के काव्यों में क्या है? हम लोग पढ़े थे कालिदासस्य काव्येषु भाषाया रमणीयता, मानवीय प्रकृति स्वाभाविकम विश्लेषणम, प्राकृत दृश्याणाम च सजीव चित्रणम विद्यते। यहां से लिखना है आपको यहां तक, यहां से यहां तक पूर्ण वाक्य है। कालिदासस्य काव्येषु भाषाया रमणीयता, मानवीय प्रकृति स्वाभाविकम विश्लेषणम, प्राकृत दृश्याणाम च सजीवम चित्रणम विद्यते। तो यहां से यहां तक आपको लिखना है, पूर्ण वाक्य में है। तो आपको स्पष्ट ढंग से लिखना है, एक पंक्ति छोड़ छोड़ करके इसको लिखना।
स्पष्ट हो गया। अब है अगला प्रश्न, कालिदास से केशु प्रमुख आसित। कालिदास किसमें प्रमुख थे? यहाँ है महाकवि अयम विक्रमादित्य भूपते राजसभायाम नवरत्नेषु प्रमुख आसित। महाकवि कालिदास जो थे विक्रमादित्य राजा के राजसभा में नवरत्नों में प्रमुख थे। तो यहाँ सब लिखना है महाकवि कालिदास, या केवल कालिदास। कालिदास विक्रमादित्य भूपते राजसभायाम नवरत्नेषु प्रमुख आसित। स्पष्ट है? तो देखिए केशु रत्नेश नवरत्नेषु, आपको विभक्ति भी याद रखना है। अगर प्रश्न जिस विभक्ति में रहेगा उस विभक्ति में आपको उत्तर भी देना होगा। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति का उत्तर भी रहता है। देखिए यहाँ केशु सप्तमी बहुवचन का है, तो नवरत्नेषु कालिदास किनमें प्रमुख थे? तो विक्रमादित्य राजा के राजसभा के नवरत्नों में प्रमुख थे। आ गया? स्पष्ट हो गया होगा। अब है अगला, अस्य गद्यांश एकम समुचितम शीर्षकम लिखतो। इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखें। तो आप लोगों को स्पष्टतया पता चल गया होगा कि यह जो गद्यांश है किसके बारे में है। तो इसमें जो है ऊपर में भी है, प्रारंभ में ही दे दिया गया है कि कवि कुलगुरु कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में बताया गया है। तो स्पष्ट ही होगा कि इसका गद्यांश क्या हो जाएगा, कवि कुलगुरु कालिदास। तो आप लोगों को सम्यक रूप से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग परीक्षा में गलती न करें और आप लोग 13 अंक के भागीदार होंगे। और स्पष्ट रूप से इसको एक बार बार देखें, जो आप लोगों के लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।